So we have our advocate Devansh with us. Thank you, Devansh, for taking such a short notice. You were available for the drafting taking of the session. And meanwhile, the members who are interested to about this session, they are joining simultaneously. Whenever you are comfortable, you can begin about the session and let me know which page you want to present it. I'll show that accordingly, right? And as of now, we have 10 members. Others are joining, and as soon as they would be keep joining, we would be continuing the session. And I'm also recording the session in case someone need it for future reference. That would be shared. Yeah, all right. Hello everybody. विशिंग यू ऑल द बेस्ट कि आपके एग्ज़ाम्स हैं और इतने शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि मुझे भी अभी पता चला है कि 5 तारीख से एग्ज़ाम्स हैं और पहला क्योंकि ड्राफ्टिंग ही होता है। हमारे टाइम पे डेट शीट शफल हो गई थी तो ड्राफ्टिंग का पेपर हमारा सबसे लास्ट में हुआ था, तो हमें थोड़ा और अच्छा टाइम मिल गया था, क्योंकि ड्राफ्टिंग के पेपर में एक चीज़ है, केस लॉज नहीं है, थियोरेटिकल नहीं होता ये, ना कोई ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें कोई आएंगे। तो प्रॉब्लम बच्चों को यही है कि अगर याद भी करें, अगर हम रट्टा भी लगाएं तो फिर किसका लगाएं। तो ड्राफ्टिंग का पैटर्न अगर आप समझ जाओ तो आराम से एक एवरेज बच्चा जिसको 45-50 के बीच में स्कोर आता है, ड्राफ्टिंग के पेपर में वो 60 to 70 के बीच में ला सकता है, क्योंकि ड्राफ्टिंग के पेपर में आपको आपकी बात रखनी आनी चाहिए। क्योंकि सब शशि थरूर नहीं है कि वो ड्राफ्टिंग में वो वाला इंग्लिश वोकेबलरी का यूज़ करे जो प्रॉपर एक अच्छे प्लीडर्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है कि सामने आपको प्रॉब्लम दी जाएगी। सबसे पहले मैं आपको शुरू से बताता हूँ, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग और कन्वेंसिंग में यही छोटा सा डिफरेंस होगा। थोड़ा सा नीचे जाएंगे अंकित जी। देखो यहाँ पे इसमें आपको उन्होंने बताया भी है कि ड्राफ्टिंग क्या है, प्लीडिंग क्या है, कन्वेंसिंग क्या है। ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग में कोई खास फर्क नहीं है। ड्राफ्टिंग उस डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करना है जिसमें आप अपनी प्लीडिंग्स लिखते हो। प्लीडिंग्स मतलब आप प्लीज कर रहे हो, कोर्ट से कुछ प्रेयर्स कर रहे हो और अपनी वो सारी चीज़ें उस डॉक्यूमेंट में लिख रहे हो जिसको आपने ड्राफ्ट किया है, ये हो। उसके बाद बचा आपका कन्वेंसिंग। कन्वेंसिंग मतलब आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर रहे हो, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को हम कन्वेंस डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो उसमें सेल डीड, लीज डीड, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल डीड, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, ये सारे के सारे ड्राफ्ट्स आएंगे। उसमें नीचे सिलेबस में जाना, हाँ देखो प्लीडिंग में यू हैव ड्राफ्टिंग रूल्स एंड स्किल, ये आएगा, इसको टिक कर लो। ये 20 मार्क्स में भी आ सकता है, 10 में भी आ सकता है। इसके अलावा यू हैव फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग। अब फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग में देखो ऐसा है, इसमें सिविल भी होगा, सिविल के अलावा इसमें मैट्रिमोनियल भी मिलेगा नीचे। उसके अलावा आपके पास इंडियन सक्सेशन एक्ट का भी है। मैं आपको कुछ कुछ टिक करवा रहा हूँ, जो आप छोड़ के मत जाना। अगर आप कुछ भी नहीं करके जा रहे हो तो ये ज़रूर करके जाए। ऊपर जाना थोड़ा सा, सिविल पे। सिविल में आपको रिकवरी का सूट ज़रूर आता है, इस पर टिक कर लो। इसके अलावा आपकी इंजंक्शन की एक एप्लीकेशन ज़रूर आ सकती है। ये हम 10 साल के पेपर को देख रहे हैं, लास्ट ईयर के पेपर पे बिलीव मत करना जो हमारे बैच का था, क्योंकि उसमें तो सरप्राइजिंगली 20 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आ गए थे, तो हमने वो अटैम्प्ट कर लिए थे। पर क्योंकि ड्राफ्टिंग में उतना वेटेज नहीं है तो वो 10-10 करके देता है। तो अपनी तैयारी आप ऐसे करके जाएं, अगर 20 में आ रहा है वो आपकी अपनी किस्मत है, अगर वो 10 में आ रहा है तो आपको ये ना सोचना पड़े कि मेरा पेपर छूट जाएगा, ठीक है। करना कैसे मैं अभी बताता हूँ। सिविल प्लीडिंग में इंजंक्शन बताया, रिकवरी बताया, नीचे जाएं। इसके अलावा इसमें और ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला भी देख लें, नंबर 8 का, ये भी आ सकता है। इसके अलावा मैट्रिमोनियल में आ जाओ सीधा। मैट्रिमोनियल में आपका आ सकता है ये आपका डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिक्री ऑफ डिवोर्स, सेक्शन 13, मतलब 16वां और 17वां। और 16वां और 17वां जब आप करोगे, 18 तो इट्स मैंडेटरी, कंपलसरी है कि आपको करना पड़ेगा। मैट्रिमोनियल प्लीडिंग्स बिना एफिडेविट के पूरी नहीं होती। वैसे तो कोई भी सिविल प्लीडिंग बिना एफिडेविट के पूरी नहीं होती, बट स्पेशली डिवोर्स के जब अगर मैट्रिमोनियल प्लीडिंग के क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो 13 पे आए, डिवोर्स बाय एनी सिंगल ग्राउंड जो हमारे दिए हैं, या 13B विच इज म्यूचुअल डिवोर्स या म्यूचुअल डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, उसमें आपको एफिडेविट पूछे नहीं पूछे लगाना है। अगर सेक्शन 13 में आएगा तो सिंगल एफिडेविट लगाओगे,
अगर आप हस्बैंड की तरफ से पिटीशन फाइल कर रहे हो या वाइफ की तरफ से किसी ग्राउंड पे फाइल कर रहे हो, तब आप सिंगल एफिडेविट लगाओगे। ये सब सुन लो अभी। और अगर 13B की आएगी, 13B मतलब डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट है तो दोनों पार्टी सिंगल एप्लीकेशन ही लगाते हैं, तो वहाँ आपको 2 एफिडेविट्स लगाने पड़ेंगे और आपको लिखना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं, एक एफिडेविट लगाया और नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं सेम एज कॉपी। वो नहीं चलेगा, सेम एज कॉपी में 0 मिलेगा। आपको सेम एज कॉपी का नाम ही तो बदल के वापस पूरा ड्राफ्ट को कॉपी तो करना होता है। एफिडेविट में जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो सब सेम रहेंगी, बस पार्टी का नाम चेंज हो जाएगा। तो आप टाइम बचाने के लिए ये कर सकते हो। आपने पूरा प्लीडिंग अपना ड्राफ्ट कर लिया, म्यूचुअल कंसेंट का आपने पूरा एप्लीकेशन अपना ड्राफ्ट कर लिया, फिर आप एफिडेविट के लिए 2 पेज छोड़ दो कि मैंने सारा एग्जाम अटेम्प्ट करने के बाद आधे घंटे में ये 2 एफिडेविट्स को पूरा करना है, वो सारा टाइम ले रहा होगा। तो शीट भरना भी आसान है क्योंकि अब तो पैटर्न थोड़ा सा चेंज भी हो गया है। और उसके अलावा आप ये करना, सक्सेशन एक्ट में आपकी प्रोबेट की आती है 19, नीचे जाओ। प्रोबेट बेसिकली क्या होता है, जब किसी की विल बनती है ना, तो विल बनते अगर आपके नाम पे कोई विल है तो वो डायरेक्टली ओपन नहीं होगी, पहले आपको प्रोबेट कराना पड़ता है। हाई कोर्ट में आप एप्लीकेशन देते हो प्रोबेट का, वो आपको ऑथराइज करते हैं कि अगर आपका नाम है, आप अपनी आईडीज लगाओगे। इट्स अ काइंड ऑफ प्रोसीजरल, थोड़ा सा चलता है ये, रजिस्ट्रेशन एक्ट में आप पढ़ोगे आगे। पर प्रोबेट वही होता है कि आप एक एप्लीकेशन लगाते हो प्रोबेट की, तो आपको वो लोग ना एक लाइसेंस ग्रांट कर देते, काइंड ऑफ आपको ऑथराइज कर देते कि हाँ अगर आपके नाम पे बिल है आप उसे ओपन करके उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को कैसे भी यूज़ कर सकते हो, वो प्रोबेट होता है। और वो हमेशा डेथ के बाद ही होता है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एसेट आपका आएगा, तो इसमें आप लिख सकते हो रिट पिटीशन आती है और एसएलपी भी आ जाती है। एसएलपी में सिविल आएगी, 24 और 25 कर लेना इसमें। हाँ, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स पे ही आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल में। क्रिमिनल में आपकी बेल आ सकती है, और बेल इसमें आपकी रेगुलर भी आ सकती है, एंटीसिपेटरी भी आ सकती है, ठीक है। और बाकी एनआईए और बाकी की ज़रूरत नहीं है। मिसलेनियस में अगर कभी आई तो सीपीए की आएगी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, ये अवॉइड कर सकते हो। और जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल वाली है, क्रिमिनल वाली है और मैट्रिमोनियल, ये 3 तो बिल्कुल करके जाइएगा, क्योंकि आपको 8 क्वेश्चन आएंगे, 4 प्लीडिंग से आएंगे, 4 कन्विंसिंग से आएंगे। तो आपको ऐसे करना होगा कि आपको एक पार्ट से 2 क्वेश्चन मैंडेटरी करने होंगे, दूसरे वाले से 2 करने, और एक आप कहीं से भी कर सकते हो, तो आपकी अपनी चॉइस है। मेरे हिसाब से अगर आप दिमाग लगाओगे तो ड्राफ्टिंग प्लीडिंग ज़्यादा ईजी रहता है, क्योंकि उसमें फैक्ट्स ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन होंगे और आपको वो सारी कहानी को एक एक पैराग्राफ में सही ढंग से बस लिखना होगा। अब कन्वेंसिंग में जाने से पहले ड्राफ्टिंग का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर वहाँ पे लिखा है कि आपने म्यूचुअल कंसेंट, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का वो ड्राफ्ट करना है, तो उसमें आपको फैक्ट्स दिए होंगे। नहीं दिए होंगे तो आप अपनी कहानी बना सकते हो। उसमें आपको पहले, जैसे बचपन में मैंने अंकित को पहले भी बताया था, बचपन में जब स्कूल्स में हम सिक लीव वगैरह लिखते थे, या हमें अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के लिए जाना होता था, या किसी भी जगह हमें काम होता, तो हम सिक लीव लिखने का हमारा पैटर्न होता था, टू द प्रिंसिपल, फिर हम लिखते थे सब्जेक्ट लिखते थे, स्कूल का नाम लिख देते थे, फिर उसमें आपकी डेट आती थी, फिर रिस्पेक्टेड सर मैम आती थी, फिर उसकी बॉडी आती थी। बॉडी के बाद हम लिखते थे कि अपनी प्रेयर लिखते थे कि काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, और फिर हम उसमें लिख देते थे योर्स ट्रूली, योर्स ओबीडेंटली, योर फेथफुली, फिर नाम, सिग्नेचर, और ये सब होता था। ड्राफ्टिंग भी कुछ नहीं है, 90% ऐसा ही सेम है। टू द प्रिंसिपल की जगह आप ऊपर ड्राफ्ट, जब अपने केस मैट से जिस भी सोर्स से आप पढ़ रहे होंगे आप देखेंगे ऊपर लिखा रहता है कि इन द मैट इन द कोर्ट ऑफ, कि पर्टिकुलर कौन से कोर्ट में है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि किसी डिस्ट्रिक्ट जज के पास है तो आप वो लिखो, ठीक है। अगर आपको लगता है वो किसी एडीजे के पास है, ये देखो इसने खोला अब इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। उसके अलावा अगर आपको नाम डालना है नाम डालिए, ब्लैंक छोड़ना है ब्लैंक छोड़ दो। अब ये सूट नंबर है, ये सूट अंडर ऑर्डर, अब ये हेडिंग है। जब हम सब्जेक्ट लिखते थे अपनी सिक लीव में कि सिक लीव है, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है, वैसे ही उसकी हेडिंग ये है, सूट अंडर ऑर्डर 37 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सो ये सब चीज़ें अगर आप एक दिमाग से भी करो, अगर एक फॉर्मेट को पकड़ लो, तो आपका पूरा ड्राफ्टिंग का पेपर क्लियर हो सकता है, क्योंकि सब में ये इन द कोर्ट ऑफ आएगा, सब में सूट नंबर आएगा। सूट नंबर में आपको लिख दो, मान लो कोई नंबर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो आपने फॉर एग्जांपल लिख दिया 74 ऑफ 2025। सूट अंडर ऑर्डर ये हेडिंग रहेगी। फिर इन द मैटर ऑफ में
हम सबसे पहले जैसे नाम लिखेंगे एक पार्टी का, अगर अगर सिविल है तो पहले प्लेंटिफ का आएगा वर्सेस फिर डिफेंडेंट का आएगा। ऊपर अपने कोई अगर नाम दिया है प्रॉब्लम में, आपने वो लिख दिया, नहीं तो आप अपनी तरफ से ABC लिख दो, XYZ लिख दो, कंपनी का एड्रेस लिख दो। फिर उसके अलावा थ्रू इट्स डायरेक्टर है तो वो लिख दो, अगर आप उसके अटॉर्नी हो, यू आर ऑथराइज, है ना, तो आप वो भी लिख सकते हो। फिर नीचे आओ, नीचे आने के बाद उसमें देखो फिर वापस हेडिंग आ जाएगी, सूट फॉर रिकवरी ऑफ इतना इतना अमाउंट। क्योंकि ये क्यों लिखा जाता है मैं उसका लॉजिक भी बता रहा हूँ। जब आप कोर्ट में एप्लीकेशन देते हो तो जनरली क्या होता है, नॉर्मल कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में ये होता है कि इतना टाइम जज के पास नहीं कि वो हर बंदे की एप्लीकेशन पढ़ेगा। तो ये सारी एप्लीकेशन रीडर साहब या उसके जो एलमद होते हैं वो, या उसके जो असिस्टेंट होते हैं, इंटर्न्स होते हैं, वो पढ़ के रखते हैं। तो वो सिर्फ हाईलाइट कर देते हैं कि पर्टिकुलर कौन सा सूट है। तो आपने नाम लिखा, एड्रेस लिखा, वो सब उसको मैटर ही नहीं करता, वो सिर्फ चेक करेगा सूट कौन सा। इसलिए हम ये हेडिंग्स को यूज कर रहे हैं। तो उसका लॉजिक ये है। अगर आप लॉजिक से भी चलोगे ना तो आपको पता चलेगा। आप ये सोचो, मान लो मैं जज हूँ तो मुझे कितना फीजिबल चाहिए कि सारी चीज़ें इतनी क्लैरिटी से मेरे सामने लिखी हो। तो बस वैसे ही ऊपर नाम हो, नाम के बाद फिर भाई मसला है क्या वो हो, फिर आपकी जो अपनी मन की बात है फिर आपने वो लिखनी है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली शो इट। ये तो हर सिविल प्लीडिंग में आएगा ही आएगा, ठीक है। और लिखने का तरीका होता है, तो पहले हम जैसे सिक लीव में लिखते थे ना कि आई एम देव यादव या आई एम अंकित वशिष्ठ, स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th या 12th ऑफ दैट स्कूल। फिर हम अपनी बात लिखते थे, तो सेम ऐसे ही लिखोगे। अब इन्होंने तो सीधा शुरू कर दिया था प्लेंटिफ एज अ कंपनी। मान लो आपका कोई पर्टिकुलर और है तो आप लिखोगे दैट द प्लेंटिफ। हर चीज़ में आपकी लाइन देखो सेम ही शुरू हो रही है, दैट द प्लेंटिफ इज लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, दैट द प्लेंटिफ इज द सन ऑफ सो एंड सो पर्सन। हर एक बात को अलग पैराग्राफ में डाल दो जिससे शीट्स भी भर जाएंगी। अगर आपके पास क्वेश्चन में उतना कंटेंट नहीं है या आपको डायरेक्टली बोल दिया कि आपने ये ड्राफ्ट करना है, तो आपको कहानी सोचने के लिए कुछ लाइन होंगी जो हर प्लीडिंग में सेम हो सकती है, जिसको टीचर नहीं काटेगा कि प्लेंटिफ इस कंपनी का मैनेजर था, प्लेंटिफ के फादर का नाम ये है, वो यहाँ रहता है। और ये सब चीज़ें आपको दिखानी ही पड़ेंगी। क्यों, एक इसका लॉजिक और सुनो। अब आप लोगों ने CPC पढ़ा होगा कॉलेज में, पर शायद आपको ये नहीं पढ़ाया होगा। सूट हमेशा उसी जगह हो सकता है, इंस्टीट्यूट, जहाँ पे डिफेंडेंट या तो कोई काम करता हो या रहता हो, या उसकी फीजिबल जुरिस्डिक्शन की जगह हो, या उस जुरिस्डिक्शन में वो मैटर हुआ हो, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम जब तक प्लेंटिफ का नाम नहीं डालेंगे, डिफेंडेंट का नाम, उसका रेजिडेंस नहीं डालेंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा इसका जुरिस्डिक्शन वहाँ पड़ता भी है नहीं। डिफेंडेंट रहता है उड़ीसा में फॉर एग्जाम्पल, और सूट तुमने द्वारका के कोर्ट में डाल दिया, कैसे चलेगा? चलेगा ही नहीं। तो जज को अंदाजा कैसे लगेगा कि मेरा जुरिस्डिक्शन है या नहीं? आप उस बंदे का नाम, एड्रेस डालोगे, या जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुई होगी, जहाँ आपके साथ आपका ब्रीच हुआ होगा कॉन्ट्रैक्ट का, पर्टिकुलर जिस जगह वो होगा, तभी उसको समझ आएगा एज अ जज या एज अ रीडर कि ठीक है, इस जगह ये हुआ था और इस जगह ये सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, तो ये सूट वैलिड है। जुरिस्डिक्शन के ग्राउंड पे इसको हम इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो प्लेंट में ये लिखने का लॉजिक यही होता है। इस्लाम नाम, उसके फादर का नाम और उसका रेजिडेंस डालेंगे, वो क्या काम करता है। अब वो लिखा था द प्लेंटिफ कैरीज ऑन द बिजनेस, ये इसीलिए लिखा जाता है कि ये सारी चीज़ है। अब आप सीधा नहीं बोल सकते कि डिफेंडर ने मेरे 33 लाख लिए थे। आप उसको थोड़ा थोड़ा आपको बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरा काम था, मैं डिफेंडेंट से ऐसे मिला था, उसके अलावा मैंने डिफेंडेंट से ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो मुझे 100 किलो चावल देगा, या एक शादी का सीजन है तो एक बैंक्वेट हम बुक कर रहे हैं, हमने 50% अमाउंट दे दिया था, पर डिफेंडेंट ने क्या किया, मेरे जिस दिन मुझे मैरिज हॉल देना था उसने ज़्यादा अमाउंट में किसी और को दे दिया, तो वो ब्रीच हो गया। तो अपना सब कुछ लिखने के बाद तो इसमें आपके 7-8 बेसिक पॉइंट्स बन जाएंगे। फिर जब आप वापस नीचे जाओगे उसमें आप लास्ट में लिखोगे कि फिर प्रेयर आएगी, ठीक है। ये तो इन्होंने जैसे फैक्ट्स है इन्होंने उसमें मेंशन कर दिया। अब इसमें लिखा है दैट दिस सूट इज फाइल अंडर ऑर्डर 37 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, नो रिलीफ बीइंग क्लेम व्हिच डज नॉट फॉल विद इन एम्बिट ऑफ सो एंड सो। आप ये भी लिख सकते हो इसके अंदर कि मेरा सूट रेस जुडिकाटा से बार्ड नहीं है, मेरा सूट पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर है, डिफेंडेंट माइनर नहीं है, डिफेंडेंट साउंड माइंड है, मेरे पास वो रिसीट्स हैं जिसमें मतलब मैंने जो पेमेंट की थी उसकी रिसीट्स मेरे पास है। ये सारी चीज़ें करोगे तो एग्जाम में ऑटोमेटिकली आपकी 2-4 पेज 3 पेज मतलब साइड्स भर जाएगी। लाइन छोड़ के जब आप लिखोगे पॉइंट ज़रूर डालना। और हर चीज़ शुरू ऐसी होती है, दैट द प्लेंटिफ हैज़ पेड द अमाउंट ऑफ सो एंड सो टू अ डिफेंडेंट, दैट द डिफेंडेंट, अगर आपको डिफेंडेंट के लिए लिखना तो दैट द लिखते हैं, क्योंकि आई एम नहीं लिखोगे।
वो उसका तरीका होता है। फिर प्रेयर में आप यही डालते हो कि प्रेयर में मैं इस ऑनरेबल कोर्ट से दरख्वास्त यही करता हूँ या कर रही हूँ कि मुझे इस कोर्ट से अपना मतलब जो अमाउंट मैंने पे किया वो वापस चाहिए, उसके अलावा जो कॉम्पनसेशन मुझे मिल सकता है मुझे वो वापस चाहिए। और उसमें एक लाइन हम कॉमन लिखते हैं, थर्ड रिलीफ, जो हर ड्राफ्ट में कॉमन होता है कि हमें वो रिलीफ दे दो विच द कोर्ट डीम्स फिट, जो कोर्ट को ठीक लगता है हमें वो वाला रिलीफ भी दे दो। इसके अलावा फिर नीचे आप इसमें जाओगे तो नीचे करना, हाँ, तो फिर इसमें वेरिफिकेशन आएगी, ठीक है। और एक चीज़ ज़रूर याद रखना इस पैटर्न का, जहाँ पे पूरा प्लेंट, अभी प्लेंट है, प्लेंटिफ हमेशा प्लेंट फाइल करता है जिसमें अपना कॉज ऑफ एक्शन बताता है। ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप एज अ डिफेंडेंट आपको कुछ लिखने के लिए आया है तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखना है, तो वहाँ गलती से दैट द प्लेंटिफ से मत शुरू करना, दैट द डिफेंडेंट से शुरू करना। जिन्हें ये चीज़ पता है वेल एंड गुड, जिन्हें नहीं पता वो इस चीज़ को ध्यान रखें, क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लें। आपको एग्जामिनर ने प्लेंट ड्राफ्ट करने को बोला है या प्लेंट पहले ड्राफ्ट हो चुकी है, आपको उसका रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना है। अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करोगे दैट मीन्स आप डिफेंडेंट की साइड से हैं, आप प्लेंट फाइल करेंगे दैट मीन्स आप प्लेंटिफ की साइड से हो। प्लेन ड्राफ्ट होने के बाद नीचे देखो प्लेस डेट, ये याद रखना। एक ड्राफ्ट बना लो, एक पेज पे बना लो, बस लाइन लाइन खींच लो, जहाँ कुछ वर्ड्स हैं जो किसी में चेंज नहीं हो सकते उन वर्ड्स को लिख लो, ऐसे ड्राफ्ट का रट्टा लगा लो या समझ लो। प्लेस डेट ज़रूर आएगी। प्लेस का लॉजिक मैंने बताया, जिस जगह का प्लेस होगा कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन मैच करने में ईजी होता है। प्लेंटिफ थ्रू एडवोकेट, जहाँ प्लेंटिफ होगा कोई साइन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्लेंटिफ डालो, थ्रू एडवोकेट डालो, एडवोकेट वाली जगह पे भी साइन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप वेरिफिकेशन डालेंगे कि हाँ ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है। ये वेरीफाई वगैरह करने का होता है, इसमें प्लेंटिफ साइन करता है और जिसको हम नोटरी वगैरह बोलते हैं वो स्टैम्प भी लगा के इसको नोटराइज करता है कि हाँ ये ओथ होती है बेसिकली। वेरिफिकेशन इज़ नथिंग बट ओथ, उस पर नोटरी आपका पैसा लेता है, वो उसमें लिखने की जरूरत नहीं। मैं बता रहा हूँ कि वेरिफिकेशन है क्या, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ के पीछे का लॉजिक पता होगा तो आप ज़्यादा अच्छे से उसको समझ पाओगे कि हाँ ठीक है एग्जैक्टली में ये मतलब कौन सी चीज़ किस जगह क्यों लगाई गई है, ठीक है। वेरिफिकेशन का मतलब होता है जिस नोटरी पे हम ओथ वगैरह करवाते हैं तो वही लिखा है वेरीफाइड एट दिल्ली ऑन दिस डे दैट द कंटेंट्स ऑफ पैरा 1-2 प्लेंट आर ट्रू टू माई नॉलेज। और एक चीज़ याद रखना, वेरिफिकेशन पे साइन हमेशा प्लेंटिफ करता है। अब इसके नीचे एडवोकेट नहीं लिखा, क्यों? एडवोकेट कभी भी प्लेंट के जो फैक्ट्स हैं उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। मान लो अगर एडवोकेट भी साइन कर दे और गलती से प्लेंट में लिखी हुई कोई चीज़ गलत निकल जाए या फ्रॉड निकल जाए तो प्लेंटिफ के साथ साथ वकील साहब भी अंदर जाएंगे अगर कोई फाइन होगा तो। इसलिए जब भी वेरिफिकेशन लिखोगे उसमें सिर्फ प्लेंटिफ का नीचे नाम डालोगे। एडवोकेट वेरिफिकेशन पे कभी साइन नहीं करता, कभी भी साइन नहीं करता। और इसके अलावा देखो नीचे लिखा है द अबव प्लेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट। एफिडेविट का भी ड्राफ्ट ऐसे ही होता है, नीचे लिखा है जैसे आपने प्लेंट लिखी है ना, सारा कुछ आपको नाम वहाँ आने तक सेम वैसे ही आएगा। जहाँ हेडिंग आएगी वहाँ नीचे लिखा है एफिडेविट ऑफ श्री सो एंड सो पर्सन, सन ऑफ, एज अबाउट सो एंड सो ईयर, रेजिडेंस ऑफ और इन द कैपेसिटी उसकी। ये लाइन भी आप ले लो यहाँ से। आई मतलब ये डेपोनेंट होगा, डेपोनेंट में हमेशा प्लेंटिफ का नाम आता है। और एफिडेविट और वेरिफिकेशन पे कभी भी वकील साहब साइन नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। डेपोनेंट कोई भी हो सकता है इसलिए डेपोनेंट लिखते हैं। अगर रिटर्न स्टेटमेंट आई तब भी यहाँ डेपोनेंट आएगा, प्लेंट लिखने के लिए आई तब भी यहाँ डेपोनेंट आएगा। यहाँ कभी भी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के नाम नहीं आएंगे, डेपोनेंट आएंगे। द पर्सन हु इज अंडरसाइंड, जो बंदा अपनी गवाही दे रहा है, ठीक है। ये भी ओथ होती है कि एक डॉक्यूमेंट की जो आइडेंटिटी है वो कितनी ओरिजिनल है, कि कल को अगर बंदे के फैक्ट्स गलत निकले इसी एफिडेविट के थ्रू हम उससे फाइन लेंगे, कॉम्पनसेशन लेंगे, दूसरी पार्टी को रिलीफ ग्रांट करेंगे और उसको जेल भेजेंगे जो भी पर्टिकुलर ऑफेंस का उसने झूठा वो लगाया होगा। एफिडेविट के बाद उस एफिडेविट की भी वेरिफिकेशन होती है। ये जस्ट सिर्फ इसलिए होती है कि भाई डॉक्यूमेंट कितना ऑथराइज है, क्योंकि कुछ फॉल्स केस तो नहीं हो गए, ठीक है, या पर्टिकुलर कोई किसी को परेशान करने के लिए तो नहीं कर रहा, इसलिए थोड़ा सा उससे हम लोग लिख के ले लेते हैं। तो ये होता है आई डू हेयर बाय वेरीफाई ऑन दिस डे ऑफ सो एंड सो, ये सारी चीज़ें। तो ये कॉमन लाइंस हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे आप केस लॉस में आप याद करते हो ना नाम केस का या कुछ फैक्ट्स याद करते हो कोई इशू, ड्राफ्टिंग में ये चीज़ें याद करने वाली है। थोड़ी जो लैंग्वेज लिखी है जैसे आई डैश द डेपोनेंट, आपने ऐसे ही लिखना है, आई डैश द प्लेंटिफ या डिफेंडेंट नहीं आएगा।
कहाँ डेपोनेंट आना चाहिए, कहाँ प्लेंटिफ आना चाहिए, कहाँ नाम, कहाँ बॉडी आनी चाहिए। ड्राफ्टिंग में ये याद रखना, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर याद किया तो पूरा ड्राफ्टिंग का पेपर हो जाएगा। सामने चाहे म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स आए, चाहे सिविल प्लीडिंग आए, चाहे आपका रिकवरी ऑफ अमाउंट आए, या फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन आए, ये आपका ड्राफ्टिंग का पेपर खत्म। डाउट्स मैं लास्ट में लूँगा, जिन्होंने भी हैंड रेज किया है अभी के लिए 5 मिनट वेट करो, लास्ट में जिसके जो डाउट्स होंगे हम लेते हैं। कन्वेंसिंग के लिए आ जाओ। कन्वेंसिंग में बेसिकली क्या होता है, एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है। आप सब ने कभी ना कभी देखा होगा अपने घर में, अपने रिलेटिव्स में, या जो कोर्ट प्रैक्टिस में होंगे, कि कन्वेंसिंग में जिसको हम आरडी बोलते हैं, विच इज़ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, लीज डीड, सेल डीड, रेंट एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटर्नी, जनरल पावर ऑफ अटर्नी, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, विल है, आरडी, रिलिंक्विशमेंट डीड है, पार्टनरशिप डीड है, मॉर्टगेज डीड है। इसमें सबसे पहले इसमें वेरिफिकेशन नहीं आती, पहली चीज़। इसलिए मुझे ड्राफ्टिंग ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें अगर आप पढ़ लो तो 3 क्वेश्चन वहाँ से आराम से हो जाते हैं। दूसरा, फैक्ट्स वहाँ दिए होते हैं, मिलेंगे कन्वेंसिंग में भी, पर कन्वेंसिंग टेक्निकल थोड़ी सी क्यों है मैं आपको बताऊंगा, आपके लिए शायद हो सकता है इजी हो कन्वेंसिंग भी। उसके अलावा एफिडेविट लगता है, वेरिफिकेशन लगता है, तो पेज भरने में आसानी होती है। तो एक क्वेश्चन जो हमें 5-6 पेज भरने के आते हैं ना, वो ड्राफ्टिंग हमें सेटिस्फाई करता है कि ठीक है हम कुछ लिख के आए। कन्वेंसिंग में पहले मैं बताता हूँ, आपको विल आ सकती है। इसके अलावा इसमें जो छोड़ना है, मैं वो वाला पॉइंट डायरेक्ट बता रहा हूँ जो आपको कन्वेंसिंग में नहीं करके जाना। इसमें आप 7, 8, 9 छोड़ सकते हो, और 11, 12, 13 भी छोड़ सकते हो। 7, 8, 9, 11, 12, 13। इसके अलावा ऊपर से लेके जो मैंने नहीं बताया वो सब कुछ करके जाना। और इसमें भी कॉमन चीज़ आप देखोगे, जैसे सेल डीड और एग्रीमेंट टू सेल एक साथ भी पूछ लेते हैं कभी कभी। अगर वो 20 मार्क्स का पूछ रहे हैं तो उनके मूड पे डिपेंड है। सबसे पहले एग्रीमेंट टू सेल बनाओ। अग्रीमेंट टू सेल, हम कॉन्ट्रैक्ट सब पढ़ के आए, हम 5th सेमेस्टर में। अब हमने फर्स्ट सेमेस्टर में कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, तो हमने सब क्या पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट में, सेक्शन 10 की सारी जो क्वालिफिकेशंस होती हैं, जो एप्लीकेबिलिटी होती है, उसमें भाई माइनर ना हो, साउंड माइंड हो बंदा, कंसिडरेशन होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। हम सबको वो कुछ चीज़ें बेसिक याद होंगी। एग्रीमेंट टू सेल में वही आएगा कि एक प्रॉपर्टी है, उसके लिए हम एग्रीमेंट बना रहे हैं। मान लो एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है, उसके लिए हम एग्रीमेंट बना रहे हैं। ओनर का नाम ये है, मतलब सॉरी ओनर नहीं आएगा, गलत वर्ड है। एग्रीमेंट टू सेल में बायर और सेलर आता है। ठीक है, तो बायर का नाम ये है, सेलर का नाम ये है, खोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा गाड़ी का नंबर ये है, गाड़ी इसके नाम पे रजिस्टर्ड है, ओनर इस एड्रेस पे, बायर इस एड्रेस पे रहता है, सेलर इस एड्रेस पे रहता है, गाड़ी इतने टाइम के लिए चल चुकी है और हम इसको लेने के लिए इंटरेस्टेड है, इतने अमाउंट में लेना है, ये सारी चीज़ें। तो ये हो गया अग्रीमेंट टू सेल। फिर सेल डीड में क्या आता है, सेल डीड और अग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड के जो पॉइंट्स होंगे ना, वो ओवरलैप होते हैं कहीं ना कहीं। सेम चीज़ आप वहाँ भी डालते हो। सेल डीड में आप डालते हो कि पेमेंट हो चुकी है, ठीक है, थोड़ी जो पेमेंट बची है वो इतने दिन के बाद हो जाएगी, पोजेशन हैंड ओवर हो रहा है। ठीक है, तो जब भी सेल डीड का क्वेश्चन आएगा ना, वहाँ पे ये चीज़ें आ जाती हैं कि पेमेंट कौन से मोड के थ्रू होगी, कितने टाइम में हो जाएगी, पोजीशन दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। और जनरली गाड़ी का मैंने एग्जांपल लिया, पर सेल डीड और एग्रीमेंट टू सेल ये हमेशा किसी प्रॉपर्टी के लिए ही आते हैं। एक अच्छी बिल्डिंग या कोई ऑफिस या पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ही पूछेगा, कि वहीं पे वो बोलते हैं कि मान लो मैंने ग्राउंड फ्लोर बेचना है, तो उसमें डालूंगा जस्ट अ मिनट, तो मैंने ग्राउंड फ्लोर बेचना है, फिर मैंने उसमें डाल दिया कि भाई ठीक है मैं ग्राउंड फ्लोर बेच रहा हूँ, इस बिल्डिंग में 4-5 और भी फ्लोर्स हैं, मैं सिर्फ इसको इस ग्राउंड फ्लोर का पोजीशन देता हूँ, बाकी 4 फ्लोर का पोजीशन मेरे पास रहेगा। मैं इसको रूफ राइट्स नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं इसको ग्राउंड फ्लोर दे रहा हूँ तो मैं इसको एक कार पार्किंग दे रहा हूँ, इसका सेपरेट मीटर दे रहा हूँ, इसको एक 2 व्हीलर पार्किंग दे रहा हूँ, एक सेपरेट गेट दे रहा हूँ जिससे आ जा सकता है। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो हम अपने नॉर्मल डेली लाइफ के एग्रीमेंट टू सेल या सेल डीड्स में लिखवाते हैं। अगर किसी के फादर बिल्डर होंगे, या कभी आप भी सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए गए होंगे, आपने देखा होगा, तो यही सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं और कुछ नहीं आता। अब यहाँ पे थोड़ा सा टीपीए वाला भी आता है। अब हमने शायद 2nd सेमेस्टर में आएंगे सब, जब टीपीए पढ़ते थे तो उसमें अटेस्टेशन हमने पढ़ा था।
अटेस्टेशन क्यों होती है? अब यहाँ पे भी अटेस्टेशन होगी, इसमें देखो लिखा हुआ है, साइड में लिखा है वेंडर और वेंडी और नीचे लिखा है विटनेस 1 और 2। अटेस्टेशन का पर्पस सिर्फ इतना है कि वेंडर और वेंडी को हमने साइन करते हुए देखा है, उससे ज़्यादा अटेस्टेशन वालों को और कोई मतलब नहीं है। अटेस्टेशन वालों को कभी इस चीज़ से मतलब नहीं होता कि पर्टिकुलर सेल डीड या एग्रीमेंट टू सेल में कौन से पॉइंट्स थे या नहीं थे, उससे उनको मतलब नहीं है, कभी कोर्ट उनको क्वेश्चन भी नहीं करेगी। विटनेसेस का काम बस ये होना चाहिए कि जो वेंडर और वेंडी थे, सेलर और बायर थे, उन दोनों को हमने इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे साइन करते हुए देखा। ये सिर्फ बायर और वेंडर को पता होना चाहिए, ये उन्हीं का कंसर्न है कि डॉक्यूमेंट में क्या लिखा था और क्या नहीं लिखा था। इसलिए आप सिर्फ यहाँ विटनेसेस डालते हो, विटनेसेस में आप ब्लैंक लाइन छोड़ोगे, ना यहाँ वेरिफिकेशन चाहिए, ना ओथ चाहिए, ना एफिडेविट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब ऊपर जाओ, थोड़ा इस ड्राफ्ट को खोलो। इस ड्राफ्ट में देखो सेल डीड की सीधा हेडिंग आ गई। अब सेल डीड का कोई एसेस प्रोविजन नहीं है, तो यहाँ पे हम वो सूट अंदर जैसे हमने लिखा था, या क्या बोलते हैं हम उसके, क्या लगाते हैं हिंदू मैरिज के लिए, पिटीशन लगाते हैं, तो पिटीशन अंदर 13B है, कुछ नहीं आएगा, सीधा हेडिंग आती है सेल डीड, सिंपल, दिस सेल डीड इज मेड एट दिस एंड दिस प्लेस बिटवीन ये आपका बायर, सेलर या फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, या आप ब्रैकेट में लिख सकते हो रेफर्ड एज फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी। फिर इसमें यही याद करने की चीज़ें हैं कि दिस सेल डीड मतलब ये एक लैंग्वेज है, आपने कैपिटल्स में लिखना है, आपने एज इट इज़ ये लिखना है, हूबहू कॉपी तो नहीं, पर कुछ चीज़ें जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे दैट द प्लेंटिफ, द सूट इन द मैटर ऑफ, जो ऊपर लिखा था सूट नंबर ये, तो वो चीज़ें आपको एज इट इज़ ही लिखनी पड़ेंगी, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। आप जो बदल सकते हो वो अंदर की बॉडी लैंग्वेज बदल सकते हो कि कौन सा चीज़ मैं दे रहा हूँ, कौन सा नहीं दे रहा हूँ। तो फिर ये फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, बायर सेलर डालना, वेंडर वेंडी डालना बहुत ज़रूरी है, ये चेक करना पड़ेगा। लीज पे, अगर आपने लीज पे दिया है तो लेसर और लेसी वर्ड्स यूज़ होंगे, है ना। अगर आपने प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो बायर सेलर यूज़ होगा, ये थोड़ा सा देखना। और ऊपर जाना अंकित, ऊपर ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सेल डीड का एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमने सब कुछ लिख दिया। आप देखो नीचे क्या आया, ये प्लॉट बेच रहे हैं, तो ये लिखते हैं ना कि ईस्ट में रोड है, वेस्ट में ये है, नॉर्थ में प्लॉट नंबर ये है, साउथ में प्लॉट नंबर ये है, और जो प्रॉपर्टी मेरी है वो पर्टिकुलर ये है। तो आप नॉर्थ साउथ के ब्रैकेट में लिख सकते हो द प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड, ये लिख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सा प्रॉपर्टी आपने बेच रहे हो। और एंड वेयर एज द वेंडर, जैसे उसमें लिखते थे ना दैट द प्लेंटिफ, दैट द डिफेंडेंट, यहाँ पे हम वेयर एज वगैरह वाले टर्म्स यूज करते हैं। उसके अलावा इसको आप पढ़ लेना, नीचे आओ, फिर इसमें हेडिंग ये बनेगी, नाउ दिस सेल डीड विटनेसेस एज फॉलोज, ठीक है, ये इसका हेडिंग रहेगा और ये सारी चीज में रहेगा। नाउ दिस लीज डीड विटनेसेस एज फॉलोज, नाउ दिस एग्रीमेंट टू सेल विटनेसेस एज फॉलोज, बस यही आएगा। फिर आप इसमें पढ़ लो कि क्या पूछ रहा है सेल डीड। अगर मान लो आपको सीधा पूछ लिया ड्राफ्ट सेल डीड, ड्राफ्ट एग्रीमेंट टू सेल, तो आप यही ड्राफ्ट को पढ़ लो कि मैंने, अगर मुझे सीधा सीधा बिना फैक्ट्स के पूछ ले कि मैंने सेल डीड बनानी है, तो मैं क्या बेचूं क्या ना बेचूं, घर बेचूं तो उसमें क्या क्या डालूं, गाड़ी बेचूं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो नीचे जाओ, अब देखो जैसे फोर्थ पॉइंट देखो, मुझे अभी दिखा द वेंडर इज फ्री टू सेल रिमेनिंग पोर्शन, रेजिडेंशियल बिल्डिंग दे रहा है उसको, तो उसमें कॉमन एंट्रेंस दे रहा है, कॉमन पैसेज दे रहा है, मैंने बताया ना, सीढ़ियाँ दे रहा है, वाटर टैंक दे रहा है, कॉमन फैसिलिटीज दे रहा है, लिफ्ट दे रहा है ना। द वेंडी विल नॉट मेक एनी ऑब्जेक्शन, किसी और को ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। अब ये चीज़ भी हो सकती है, मैंने अभी बोला मैंने ग्राउंड फ्लोर बेचना था, बाकी 4 फ्लैट्स अभी खाली, तो कल को जब उसमें हम ये फ्यूचर वाली स्टेटमेंट्स भी लिखवा देते हैं कि कल को अगर वो 4 फ्लैट्स और बिक जाते हैं जिन्हें मैं ही बेचूंगा, तो जिस गेट से अभी सिर्फ ये ग्राउंड फ्लोर वाला बंदा एंटर कर रहा है वो भी इस गेट को यूज़ कर सकते हैं, ये मना नहीं करेगा। ये सारी स्टेटमेंट हमें फ्यूचर वाली भी डलवानी पड़ती है कि स्टेयर केस नहीं रोकेगा, अगर मैं इसको रूफ राइट दे रहा हूँ तो ये छत को ताला नहीं लगाएगा, जो जनरली होता है बिल्डर वाले घर के इशूज़ में। या अगर मैंने इसको सिंगल कार पार्किंग दी है तो फ्यूचर में अगर मैंने इसको एक नैनो कार पार्किंग दी है तो ये लाके वहाँ पे थार खड़ी नहीं करेगा। ये हमें सब मेंशन करना होता है और ये रेलेवेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप सोच रहे हो कि कौन लिखता है तो ये सब रेलेवेंट पॉइंट्स हैं। अगर मैंने उसको सिर्फ कार पार्किंग दी और फ्यूचर में लाके उसने खड़ी कर दी कोई बड़ी से बड़ी गाड़ी और बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो फिर उनका राइट वायलेट होगा। तो हमें बिल्कुल डिटेल्ड अगर हम ड्राफ्ट बनाएं या कन्वेंस डीड्स बनाएं तो वो उतना अच्छा रहता है। तो आप ये ड्राफ्ट पढ़ लीजिएगा, जो भी मैंने आपको विल वगैरह का बताया कि विल, अब विल में क्या है, अब जब भी विल बनती है ना तो विल का ड्राफ्ट खोलना एक बार, उसमें पहली लाइन यही लिखी होती है दैट द लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन, और मैं अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ पे मतलब किसी और को डिवॉल्व करना चाहता हूँ।
मिला क्या? जस्ट अ सेकंड. वन 101 पे आई गेस. हाँ, अब देखो विल आ गया. अब विल में आपको ये सब बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि वो कौन से सेक्शन में है, कौन से क्या है, नहीं. वो आपसे मांग नहीं रहा, वो उनको मालूम है. ये आप पढ़ जरूर लेना अपनी नॉलेज के लिए कि विल कहाँ पे होता है, कोडिसिल क्या होता है, ठीक है. पर ये सब लिखना नहीं होता पेपर में. अगर आपको विल के लिए आया तो सीधा लिखो. अब देखो ऊपर लिखा है, दिस इज द लास्ट विल टेस्टामेंट ऑफ मी, कि मेरी अंतिम इच्छा यही है. विल का तरीका ये होता है शुरू होने का, जैसे सेल डीड में ऊपर हेडिंग था सेल डीड, इसकी लाइन यहीं से शुरू होगी, दिस इज द लास्ट विल टेस्टामेंट. और देखो लिखा है दैट द लाइफ इज अनसर्टेन एंड दिस इज माई लास्ट विल बाय वे ऑफ विच आई bequeath voluntarily and out of my own free will in a sound state of mind my self acquired properties. यहाँ पे अपने आप को रख के देखो. मान लो आप हैं, आप इमेजिन करो अपने आप को कि आपके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपके पास 4 रीगल हायर्स हैं आपके. तो आपने कौन सी प्रॉपर्टी किसको देनी है? सारी एक को देनी है. तो आपको ये लिखना पड़ता है कि लाइफ ज़िंदगी बहुत अनसर्टेन है. या मुस्लिम्स में होता है कि उसमें हम बोलते हैं उसको डेथ बेड इलनेस होता है ना, कि वो बिल्कुल अब मतलब मृत्यु शैया पे हैं. तो अब कुछ भी हो सकता है, वो बच भी सकते हैं, वो जी भी सकते हैं, हो सकता है डेथ हो. तो वहाँ पे ये चीज़ें मेंशन करी जाती है. तो दैट द लाइफ इज़ अनसर्टेन एंड दिस इज़ माय लास्ट विल बाय वे ऑफ, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी को वॉलंटरली देता हूँ, साउंड स्टेट ऑफ माइंड में देता हूँ, यहाँ कोई फ्रॉड नहीं है. मैं अपनी सारी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी देता हूँ. अगर मेरे पास दुकानें हैं, मेरे पास एक घर है और मेरे पास गोल्ड है, तो उसमें मैं पहले लिस्ट बनाऊंगा. देखो, इन माई लाइफ टाइम आई हैव बिल्ड माई ओन मूवेबल इम्प्रूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ माई ओन सोर्स एंड देयरफॉर आई एम द एब्सोल्यूट ऑनर ऑफ माई प्रॉपर्टी. अब मेरे पास इमूवेबल जो प्रॉपर्टी होगी मैं उसका एड्रेस लिखूंगा. जो मूवेबल होगी, मेरी FD है, मेरी गोल्ड डिटेल्स हैं, देखो देखो लिखा भी है इसमें, है इन इट कॉल्ड द मूवेबल प्रॉपर्टी. पहले मैं लिस्ट बनाऊंगा सामान की और फिर मैं बांटूंगा. आई हेयर बाय विच दैट माई अबव मेंशन प्रॉपर्टी, मतलब गोल्ड मेरी वाइफ को जाए, प्रॉपर्टी मेरी डॉटर को चली जाए, मेरा बिजनेस है मेरे बेटों को जाए. ऐसे चाहे आप एक को दो, चाहे आप सबको बांट दो. ये क्योंकि विल बहुत छोटा सा है. देखो, आपने सिर्फ प्रॉपर्टी की लिस्ट बनानी है और प्रॉपर्टी बांटनी है. कैसे कैसे? जैसे इसमें लिखा है, माई डॉटर इज हैप्पीली मैरिड एंड इज वेल सेटल्ड इन अ मैट्रिमोनियल होम एंड शी डज नॉट नीड एनी फाइनेंशियल सपोर्ट आफ्टर माई डेथ. तो यहाँ पे इसकी डॉटर ये बोल रहा है पहले से, एक एग्जाम्पल है कि मैंने अपनी डॉटर को कुछ भी गिफ्ट नहीं देना, शी इज़ फाइनेंशियली इन गुड कंडीशन, तो मैंने अपने बेटे को ये देना. आप चाहो दो, फैक्ट्स में लिखा हो देने के लिए दे दो, नहीं फैक्ट्स मेंशन है फिर आपकी इच्छा है आपने देना है नहीं देना. छोटी सी चीज़ बनानी है विल में. ऊपर की हेडिंग याद करना, लिस्ट बनाना प्रॉपर्टी जो आपने कमाई, प्रॉपर्टी अपनी बस दे दो, किसको कैसे देनी है नीचे आओ, और लास्ट में आपका विटनेसेस आएंगे. विटनेसेस इसमें 2 आएंगे, ठीक है. इसमें टेस्टेटर, क्योंकि इसने लीगल टेस्टामेंट बनाया है तो ये टेस्टेटर बनेगा, और जिनके फेवर में बिल जाएगी वो टेस्टेटी बनेंगे. तो यहाँ पे सिर्फ टेस्टेटर का साइन आएगा. इसका रीजन है, जैसे सेल डीड में 2 पार्टीज थी, बायर और सेलर, तो वहाँ दोनों के सामने वो एग्रीमेंट था. पर विल तो हमेशा उसके मरने के बाद खुलेगी ना, जीते जी विल थोड़ी होती है. जीते जी तो RD होती है. RD मतलब रिलिंक्विशमेंट डीड, आई रिलिंक्विश माई राइट. जो जीते जी होता है ना वो RD हो जाता है, कि मैं जी रहा हूँ और जीते जी मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी किसी और को, मैं जब तक जी रहा हूँ यहाँ पे हूँ, मेरे मरने का सब कुछ इसका. जो जीते जी देते हैं दैट इज रिलिंक्विशमेंट डीड. वो भी इसके अंदर आप पढ़ोगे 5, 6, 7 ड्राफ्ट जो होगा वो बाद में आप देख लेना. उसमें क्या पॉइंट्स आएंगे वो आप देखो. उसमें यही आएगा कि मेरी प्रॉपर्टी है और मैं अपना राइट छोड़ता हूँ. अभी मत निकालो, अंकित ऊपर रहो. तो वो आप उसमें पढ़ लेना, आप डिफरेंस आपको मिल जाएगा. विल का मतलब है मरने के बाद खुलेगी. विल इंग्लिश में हम टर्म यूज करते हैं, विल मतलब फ्यूचर के लिए हम यूज करते हैं. विल तो सेम है, उसी वही वाला विल है. विल मतलब इन फ्यूचर खुलेगा. इसलिए सिर्फ टेस्टेटर का नाम आएगा क्योंकि विल उसने बनाई है. टेस्टेटीज के साइन की जरूरत नहीं है विल पे, वो RD में होता है. इसलिए साइंड बाय द अबव नेम टेस्टेटर इन द प्रेजेंस सेम टाइम. इसमें भी 2 विटनेसेस के साइन होंगे, विटनेस 1, विटनेस 2. अब वो विटनेस किसी को भी बना ले, चाहे एडवोकेट हो, चाहे उसका विल बनाने वाला ड्राफ्ट वाला हो, ड्राफ्टमैन को रख ले, अपनी वाइफ को रख ले, या किसी को भी रख ले. इसमें 2 विटनेस आएंगे. इसमें एडवोकेट का कोई और रोल नहीं आता, ना इसमें एफिडेविट लगता ना ओथ लगती. वो याद रखना, कन्वेंसिंग में एफिडेविट ओथ वगैरह नहीं लगती. कोई गलती से कंफ्यूज होकर बना के मत आना, वो सिर्फ ड्राफ्ट का काम है. क्योंकि एक चीज़ और सोचो, ड्राफ्ट जब एप्लीकेशन करते हैं तो वो कोर्ट में दी जाती है.
जो पर्टिकुलरली एग्रीमेंट्स हैं, सेल डीड है, लीज डीड है, ये तो इंसान अपने लिए बना के अपना ऐसा प्रूफ रखता है ना कि कल को अगर केस होगा या अगर कल को फ्रॉड होगा तब हम ये सेल डीड लीज डीड दिखाएंगे। तो ड्राफ्टिंग का काम अलग है। ड्राफ्टिंग का काम जब आता है जब मामला बिगड़ चुका है, जब फ्रॉड हो गया, लीज डीड मेरे पास प्रूफ है कि मैंने सेल डीड किया, लीज डीड किया, मेरे पास प्रूफ है। तो जब मैं कोर्ट में जाऊंगा, एप्लीकेशन लगाऊंगा कि मेरे को सूट मुझे पर्टिकुलर ब्रीच हुआ है, मुझे रिकवरी करना है पैसे का या प्रॉपर्टी का, तब मैं वो लीज डीड लगाऊंगा ना। तो लीज डीड में इसलिए एडवोकेट का कोई रोल नहीं आता। एक्सक्यूज मी। तो इसीलिए ये याद रखेंगे, सेल अगर जब हम कन्वेंसिंग पढ़ के जा रहे हैं, कहाँ टेस्टेटर डालना है, कहाँ लेसर, कहाँ लेसी, कहाँ बायर, कहाँ सेलर, कहाँ फर्स्ट पार्टी, कहाँ सेकंड पार्टी, कंफ्यूज होके वहाँ प्लेंटिव डिफेंडेंट मत लगा के आइएगा। जिन लोगों को नहीं ध्यान होगा तो थोड़ा देखना संभाल के। इसके अलावा कन्वेंसिंग हो गया, मैंने आपको ड्राफ्ट ऊपर बताएंगे कौन कौन से हमने पढ़ने हैं। ऊपर 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 जो छोड़ने थे मैंने आपको बताए, और जिसको जो इजी लगे वो अटेम्प्ट करना। किसी को लग रहा है कि ड्राफ्टिंग में एफिडेविट भी लिखना पड़ता है, वेरिफिकेशन भी लिखनी पड़ती है, लिखना पड़ता है, पर शीट वहीं भरेगी। अब जब विल आएगी तो विल में अगर आप प्रॉपर्टी भी बांट रहे हो, प्रॉपर्टी की अपनी लिस्ट भी बना ली, तो कितना भर पाओगे? 2 पेज भर पाओगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 पेज, मतलब 1 पेज और उसकी 2 साइड, या 2.5 भर लोगे। पर ड्राफ्टिंग में फ़ायदा क्या है ना, आपका ये हेडिंग इन द मैटर ऑफ, पार्टी के नाम और वो सारी चीज़ें, फिर वो हेडिंग जो सूट अंदर था, इसमें 1 पेज भर जाएगा। ठीक है, फिर 2 पेज आपके वो फैक्ट्स में भर जाएंगे, तीसरा पेज वेरिफिकेशन में भर जाएगा, चौथा एफिडेविट में भर जाएगा, फिर एफिडेविट की वेरिफिकेशन में भी 4 साढ़े 4 पेज भर जाएंगे। तो ड्राफ्टिंग में पेज भरना क्वाइट ईजी है ना। और अब सीधा अगर हम कन्वेंसिंग में जा रहे हैं और हमें मान लो सेल डीड आ गई, लकीली तो आएगी ही, अग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड, उसमें तो हम भर भी देंगे पेज, 3 भर देंगे, 2 भर देंगे, 2.5 भर देंगे, 3.5 भर देंगे, पर उसमें कहीं वेरिफिकेशन नहीं है, ओथ नहीं है, ऊपर इन द मैटर ऑफ वाली हेडिंग नहीं आती, बड़ा बड़ा भी लिखते हो तब भी, तो कैसे शीट भरोगे? तो वहाँ से कन्वेंसिंग से इतना प्रिपेयर करके जाओ कि जो 2 कंपलसरी क्वेश्चन है वो आए तो मेरे हो ही जाए। बाकी सब कुछ ड्राफ्टिंग से करके जाना कि ड्राफ्टिंग में स्कोप भरने का भी अच्छा है, पेपर विद इन टाइम भी हो जाएगा और स्कोर भी अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए मेरे लिए मैं ड्राफ्टिंग के फेवर में ज़्यादा हूँ कन्वेंसिंग से। और अराउंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आई गॉट 70। और मैंने भी, क्योंकि मुझे भी आपकी तरह कोई आइडिया नहीं था, सारे पेपर अच्छे गए थे और ड्राफ्टिंग का लास्ट था तो उसको लास्ट पे छोड़ दिया था कि देखेंगे, पढ़ने जैसे तो कुछ है नहीं। तो फिर हुआ क्या कि कल पेपर है और आज तक अभी तक मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि इसमें मैं पढ़ूँ क्या, एग्जैक्टली में करना क्या है। तो आपको जो चीज़ करनी है वो ये करनी है, 2 वाइट प्लेन पेपर लो और पहले पेपर पे बनाओ, ऊपर लिखो ड्राफ्ट की हेडिंग, ड्राफ्ट में इन द मैटर ऑफ डैश, पार्टी का नाम डैश, वो डैश डैश करके वो जो ड्राफ्ट मैंने बताया था ना वो बना लो। जो लाइन कभी नहीं चेंज हो सकती, जैसे पॉइंट डालो, दैट द प्लेंटिव डैश, दैट द प्लेंटिव डैश, जो भी आएगा डैश में बाद में भर देंगे। जैसे वर्सेस है, प्लेंटिव का है, डिफेंडेंट का है, ये बस आप बना के एक शीट में रखो और इसी को पढ़ो कि कौन सा नाम मुझे किस तरफ लिखना है, क्या कैपिटल्स में लिखना है, क्या कर्सिव में लिखना है, वो ध्यान रखो। मोस्ट रिस्पेक्टफुली शो इट, ये कॉलन लगाना है। तो ये अंदर का आप ये जो पॉइंट नंबर 1 दैट द प्लेंटिव है, यहाँ से आप अंदर की चीज़ें बदल सकते हो, है ना। इट्स अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, रिपीट कर रहा हूँ जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया था, और यहाँ रहता है, ये काम करता है। उसके बाद नीचे आओ तो कहाँ पे कितने 10 पॉइंट की आपने बात लिखनी है, 11 पॉइंट की लिखनी है, 20 पॉइंट की लिखनी है। फिर नीचे आपने आपके डालनी है प्रेयर, और उसमें आप ये भी डाल सकते हो ऊपर वाले उसमें रहा था कि लिमिटेशन के पीरियड में है। उसके अलावा पर्टिकुलरली आपका रेस जुडिकाटा नहीं लग रहा या रेस सब जुडिस भी नहीं है, तो वो सारी चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखो। और फिर प्रेयर आएगी, प्रेयर में भी आप बहुत कॉमन पॉइंट्स पे ध्यान रखना कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, कहाँ गया स्क्रीन, जस्ट वेट। हाँ, प्रेयर के बाद नीचे आओ। अब प्रेयर में वही 3 चीज़ आएगी कि मुझे डिग्री चाहिए मेरे फेवर में, है ना, अवार्ड को आप पास कर दो, मुझे कॉम्पनसेशन दिला दो, मैंने जो अमाउंट दिया था वो मेरा पूरा वापस दिला दो। और देखो लिखा है डी वाला पढ़ो, ये सब में लाइन सेम ही आएगी, पास सच ऑर्डर एंड फर्दर ऑर्डर्स एज may be deemed fit and proper on the facts and circumstances of this case। इतनी लाइन अगर कॉपी नहीं हो रही हो तो सिंपल ये लिखो, any other relief which the court deems fit। सिंपल बात खत्म। फिर नीचे प्लेस डेट कहाँ आएगा, प्लेंटिफ थ्रो एडवोकेट कैसे लिखा हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखना। यही चीज़ें ड्राफ्ट में याद रखने की है,
क्या कैपिटल्स में लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते। फिर वेरिफिकेशन की लैंग्वेज क्या होगी, वेरीफाइड एट डेली डैश, डेट दिया डाल दो, नहीं दिया अपने मन से डाल दो। एक ही पेन से बनाना, ब्लू पेन से, ब्लैक ब्लू करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कैपिटल्स में लिखोगे तो टीचर को दिखेगा, जहाँ आपको लग रहा है कि पर्टिकुलर कोई चीज़ आपको हाईलाइट करनी है एग्जाम में, हेडिंग वगैरह, तो हेडिंग के बाद एक लाइन छोड़ देना, कैपिटल्स में लिखना, फोकस पूरा जाएगा। पेन बदलने मत बैठना, पेपर छूट जाएगा। और ये चीज़ें का ड्राफ्ट आपने बना लिया कि प्लेंटिफ कहाँ आएगा, एडवोकेट कहाँ आएगा, बाकी ड्राफ्ट आपका हो जाएगा। जैसी और जो दूसरा शीट था उस पर आप कन्वेंसिंग का बनाओ। कन्वेंसिंग में ऊपर लिखा सेल डीड, फिर आपने लिख दिया कि दिस इज़ माई लास्ट विश विल के लिए, तो उसमें कौन सा नाम कहाँ आएगा, क्योंकि अंदर की चीज़ें तो आपको ऑन स्पॉट पता चलेगी। या प्रिपेयर भी होके जाना। हमारे टाइम पे जैसे कुछ चीज़ डायरेक्ट पूछती थी, ड्राफ्ट और सेल डीड, और समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बेचें, तो लॉजिक लगाना, मैं ऐसी कोई चीज़ बेचूं जिसमें कुछ लिखने का हो। अब तुम 100 किलो गेहूँ बेच रहे हो, चावल बेच रहे हो, उसमें तुम क्या लिखोगे। थोड़ा 2025-26 चल रहा है, कोई अच्छी प्रॉपर्टी बेचो, कोई बड़ा बंगलो बेच लो। अगर कोई अपार्टमेंट, बेसिकली लोग ना अपार्टमेंट में ही फ्लोर्स बेचते हैं जिसमें आप स्टेयर केस, रूफ राइट, लिफ्ट फैसिलिटी, कार फैसिलिटी, ये सब डाल सको, है ना। कि आगे ये बंदे का इसका अलग मीटर दिया तो खुद का बिल भरेगा, या ये किसी और को प्रॉपर्टी में। एक चीज़ और भी हम लोग सेल डीड में डालते हैं कि ये इसको मैंने ये रहने की प्रॉपर्टी दी है, इसमें कोई कमर्शियल बिजनेस ना करे, ये कोई अपना ट्यूशन ना पढ़ाने लग जाए, इसको कमर्शियली किसी भी तरह से यूज़ ना करे। ये सब पॉइंट्स हम डालते हैं, तो ये थोड़ा सा पढ़ के जाना, ठीक है। तो ये 2 पेपर बनाओ, कोई नोट्स और बनाने की ज़रूरत नहीं है। ड्राफ्ट पे क्या क्या लैंग्वेज यूज़ हो रही है और कन्विंसिंग में क्या हो रही है, इसी को बार बार आप कल तक रिवाइज करो। और ज़्यादा हो तो दोनों का एक एक क्वेश्चन, एक कन्विंसिंग से, एक ड्राफ्ट से, जो भी आपका मन करे, डिवोर्स का या रिकवरी का, तो वो एक बार आप अपने आप से लिख के देख लो कि मैं, और उसको उस ड्राफ्ट से मिला लो, क्या मैंने कैपिटल्स वाली चीज़ कैपिटल में लिखी है, क्या होगा। कि ऑन स्पॉट अगर करोगे ड्राफ्टिंग का पेपर अटैम्प्ट तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए, क्योंकि हमें जनरली कैपिटल्स में लिखने की आदत नहीं होती, तो कैपिटल लिखते लिखते दूसरे वर्ड्स ना आपके कर्सिव में हो जाते हैं। ये सबके साथ हुआ था, तो बहुत फ्लूड लगाना पड़ गया था हम लोग को भी, क्योंकि आदत नहीं थी। तो कल के लिए आज पूरा ड्राफ्ट को रटो अच्छे से, कल शाम को, कल दोपहर में, जब जिसको टाइम मिले, इन ड्राफ्ट को प्लेन शीट पे लिखने की कोशिश करो बिना देखे। चाहे डैश डैश छोड़ दो, पूरा भरने की ज़रूरत नहीं है, पर ये ज़रूर चेक कर लो कि क्या मैं सही चीज़ें मुझे रिटेन हो रही है, क्या मैंने जज का नाम सही